एक्शन नहीं दिया, दिल मांगे मोर। दलजीत सर, क्या आपकी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं? आप एकदम बेफिक्र हो गए हैं कि सब एवरीथिंग इज फाइन नाउ? नीरज जी, ऐसा नहीं कह सकते कि सब चिंताएं खत्म हो गई हैं। हाँ। अभी क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है, तो रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हाँ। हैं। नॉलेज आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है, बहुत जल्दी होता है, हाँ। तो इमीडिएट रिएक्शन हो जाता है। बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारी जगहें जो चिंता थी वो चिंता खत्म हो गई है। खास करके अगर हम एक दो पॉइंट्स पे ध्यान दें तो ये काफी लंबे समय के बाद, मेरे ख्याल से कुछ 3 4 30 4 डिकेड के बाद ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड की दो बड़ी इकोनॉमीज उल्टी दिशा में चल रही है। हाँ? हम बात कर रहे हैं कि यूएस जो है वो अपने रेट घटाने की बात कर रहा है और जापान जो है वो रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इस तरीके का जो सिनेरियो है, ये अभी स्टॉक मार्केट में आई थिंक जो पिछले 20 30 साल में लोग आए हैं उन्होंने ये सिनेरियो को देखा ही नहीं है। तो उनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या रिएक्शन होना है या क्या होगा। और हमने एक उसका उदाहरण देखा, नी जर्क रिएक्शन हुआ 2 दिन, जब जापान के जो रेट चेंजेस हुए तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे कैसा रहा। फिर समझ में आया कि नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फिर अभी वो थोड़ा पॉज कर रहे हैं। बट ये सब कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा बदलाव है ग्लोबल इकोनॉमी में और इसका इम्पैक्ट आने वाले काफी समय तक दिखेगा। ऐसा बोलना कि अभी एकदम ये चिंता खत्म हो गई, ऐसा नहीं। दूसरी चीज, ये जो वैल्यूएशन की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए तो वैल्यूएशन ही है। तो अगर हम देखें कि कोविड के बाद से जितने 3 4 साल जो निकले, हर साल में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहा। या तो बहुत ज्यादा रेड सी इशू, या फिर यूक्रेन वॉर, या फिर सब कुछ अच्छा, कमोडिटी प्राइसेस घट गए, तो अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल रही। किसी साल में -20%, किसी साल में +30% 40%। अब पहला साल ये FY 25 जो होगा वो पहला साल होगा पिछले 4 5 सालों के बाद जब आपको नॉर्मल अर्निंग्स मिलेंगी, मतलब कि 15% 18% ग्रोथ की अर्निंग्स मिलेगी। तो उस समय अभी आपने पिछले 3 4 सालों में जो मार्केट का मल्टीपल है वो तो कर दिया 25 टाइम्स, 22 टाइम्स, 20 टाइम्स, क्योंकि ये मान लिया कि भाई अर्निंग्स इस तरीके से ही आती हैं। बट अब जब ये मोमेंटम वापस आपको स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा या नॉर्मलाइज, स्लो डाउन मतलब नॉर्मलाइज हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है बट नॉर्मलाइज हो रहा है, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या वैल्यूएशन कहाँ पर दे रहे हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रीजंस हैं चिंता के वो तो बने ही हुए, बट क्योंकि इतना बड़ा लिक्विडिटी का गश है और इतना बड़ा हमारे पास अभी भी आज भी कुछ रिपोर्ट्स दें कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में, बहुत सारे पीएमएसएस में कैश अवेलेबल है, 8 8 10 10% तक कैश अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा किधर जाएगा, वो फिर मार्केट में ही आएगा। तो जो लिक्विडिटी गश है वो इस नियर टर्म उतार चढ़ाव को पकड़ने के लिए काफी है, बट ओवरऑल अल्टीमेटली मीन रिवर्जन तो होगा। दूसरी चीज हमें ये भी समझनी चाहिए कि मार्केट वन डायरेक्शन में पिछले कई समय से चल रहा है, तो करेक्शन तो एक ड्यू है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को नर्वसनेस है, स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन नहीं आ रहा है, बट ऐसा कोई स्मॉल एंड मिड कैप में ही आएगा तो लार्ज में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जब होगा तो वो पूरी मार्केट में एक साथ करेक्शन आएगा। और वो थोड़ा अगर आगे हमें बढ़ना है, करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि खराब हो गया मार्केट। करेक्शन इनफैक्ट बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि आप फिर थम के जब अगली बार चलेंगे तो और बढ़िया चलेंगे। तो आगे 3 साल का व्यू अगर आप बोलेंगे, 2 साल का व्यू बोलेंगे, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, अपने को कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं। 1 2 महीने, 4 4 महीने की बात करेंगे तो बीच में कुछ भी उतार चढ़ाव आएंगे। और इनफैक्ट हम जैसे एसेट मैनेजर्स के लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको जो भी कैश पड़ा हुआ है जी। उसको अच्छा यूटिलाइज करने का मौका मिले। दलजीत सर, चार चीजें हैं इस समय। एक हिंडनबर्ग वाला मामला था, एक यूएस रेट कट का, येन कैरी और जियोपॉलिटिकल। अभी मेरे को टिक मार्क लगाना है कौन। अब हिंडनबर्ग का मामला खत्म, अभी कोई टेंशन नहीं उसकी, ओवर हो गया ना वो। नहीं, चलो हिंडनबर्ग, सुनील सर आपको भी लगता है हिंडनबर्ग का कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ओके। कोई इशू नहीं, खत्म हो गया। और यूएस रेट कट लगभग तय है कि सितंबर में पहला कट आएगा, है ना? आप दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि सितंबर में आएगा। येन कैरी भी जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि खत्म हो गया लगभग, मान लो अभी तो मान ले कि येन कैरी का इशू खत्म। कौन सा इश्यू? येन कैरी जापान वाला। येन कैरी जापान ट्रेड वाला इश्यू, हाँ ओके। देखिए खत्म हो गया। हाँ जी, बिकॉज जापान वाला इश्यू था
ऑलरेडी जो कैरी ट्रेड किया था उसका अनवाइंडिंग की बात थी। हाँ, अनवाइंडिंग वाली तो जेपी मॉर्गन ये कह रहे हैं कि 75% अनवाइंडिंग हो गई। हाँ, हो गई, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए अभी कोई फ्रेश इशू नहीं। पोजीशंस बिल्डअप होके उसके बाद ही चिंता आ सकती है। जियोपॉलिटिकल इशू है अभी कि खत्म? अरे जियोपॉलिटिकल तो खत्म नहीं होगा ना, जियोपॉलिटिकल तो जारी रहेगी। ओके, अब मैं जाता हूँ जसप्रीत जी के पास। मैंने कहा पहले टिक मार्क लगवा लेता हूँ किधर किधर। जसप्रीत सर, शुक्रवार की तेजी देखकर आपने अपने क्लाइंट्स को आप मंडे मॉर्निंग के लिए क्या नोट लिखेंगे, बताइए। सर मतलब एक दिन की तेजी या मंदी देख के एक्साइटमेंट या मायूस चेहरा तो नहीं रखते, बट हाँ डेफिनेटली वीकेंड अच्छा गुजरेगा वो जरूर आप बोल सकते हैं कि एटलीस्ट मंडे मॉर्निंग बिटवीन नाउ एंड मंडे मॉर्निंग you'll have a good weekend for all the investors. But just carrying on जो previously आप पूछ रहे थे, तो between जो various events आपने बोले, clearly सर उसमें geopolitical तो बहुत बड़ा event है, वो इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है। I've been listening to some of these geopolitical experts over the last few weeks and months. और ये पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा हुआ है। अगर आप देखेंगे द वॉर्स ग्लोबली, वॉर सो कॉल्ड, चाहे वो इंडिया इंक्लूडिंग हो, राइट, विद पाकिस्तान, विद चाइना, और ग्लोबली यूएस, रशिया, एंड नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट, ये अब कंटिन्यूस रहेगा ऐसा लग रहा है, राइट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एक्सपर्ट्स। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर more geopolitical events affecting the Indian markets and economy on a regular basis. तो ये and उसका impact obviously जहाँ crude related है, यहाँ जहाँ पे embargo है, या जिसके export import relations हैं। अभी बांग्लादेश में हुआ तो अगले दिन ही हर किसी का रिपोर्ट आ गया कि हमारा बांग्लादेश के साथ क्या ट्रेड रिलेशंस है, राइट। ऑल एफएमसीजी कंपनीज, द लगेज वेयर्स, बिकॉज लगेज कंपनीज अपना वहाँ पे आउटसोर्सिंग यूनिट्स रखती हैं। तो ठीक है, वो सिविल सिचुएशन है, दैट्स अ डोमेस्टिक सिचुएशन। ऑल सच थिंग्स जहाँ पे एक डोमिनेंट टायरेंट स्ट्रोक किंगडम है, उसके अंदर का अनरेस्ट बोल लीजिए, या इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स गोइंग फॉर अ टॉस, दिस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स बहुत बड़े, इट विल बी देयर एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर। सो दैट्स आवर नंबर वन वॉच। एंड सर जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ये येन कैरी ट्रेड पिछले 2 वीक से पहले तो कोई बात भी नहीं कर रहा था सर, मतलब 1 मंथ बैक, 3 मंथ्स बैक, सडनली येन कैरी ट्रेड आ गया, सडनली द बिग ब्रोकरेज हाउस सेज कि 70-80% हो गया। बट सर किसी ने ये तो नहीं बोला था ना ये एक बड़ा इवेंट है। अगर किसी ने बोला ही नहीं इवेंट है, तो अब सडनली ये अनुमान कैसे लगाया जा रहा है कि हाँ 70-80% हो गया, खत्म, उतना ही बचा है। दैट आई कुडंट डाइजेस्ट फ्रैंकली, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। बट अनरिलेटेड इवेंट्स रहेंगे सर, मतलब वो, सॉरी आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग अ बिट, but coming back to your original question, we are just there and trying to tell investors 11% return in 6 months in Nifty, 26% return in 1 year in Nifty, and multi-cap PMSs, multi-cap approach like us, like Equintis, Decision 90, and many such fund managers. उसमें obviously we try to give alpha. वो steady state over a period of time, 15-16% Nifty compounding year after year, and 20-25-30% in that range depending on risk appetite over a period, वो बना रहना चाहिए हर साल। maybe the next 1 year will be not as easy as it was the last 1 year, and more volatile than the last one. ओके, खैर ये वाले इश्यूज तो रहेंगे अभी। जसवीर सर, एक सवाल और, हम लोग जब भी मार्केट में बात करते हैं ना, तो अब तो चूंकि सुनील सर फंड में है नहीं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सारे फंड मैनेजर ना बहुत चिंता करते रहते थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत महंगे हैं और अब लिक्विडिटी आई जा रही है, लेकिन उनकी अर्निंग्स भी थी, 25-30% की अर्निंग ग्रोथ थी, तो इसलिए वो अपने आप को जस्टिफाई करते थे हर क्वार्टर के बाद। बड़े वाले स्टॉक्स में पता नहीं ग्रोथ थी नहीं थी, जो भी है। अब एक थ्योरी ये निकल के आ रही है, लोग कह रहे हैं ऐसा कि मार्जिन एक्सपेंशन अब नहीं होगा शायद, और जिस तरह की अब तक हमने देखी, अब रेवेन्यू ग्रोथ भले होगी, मार्जिन उस तरह एक्सपेंड होगा, इसलिए स्टॉक का चलना थोड़ा मुश्किल है। आपका क्या व्यू है? नहीं, ये मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि अभी तक जो ड्राइवर्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ थे वो डोमिनेंटली मार्जिन्स अपटेक था, मार्जिन सरप्राइज था, रेवेन्यू ग्रोथ था, बट उसमें ले दे के मतलब 10-15-20% ही की रेंज में आप YOY ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट क्वार्टर सो फार जो रिजल्ट्स आए हैं, राइट, अगर आप BFSI हटा दें तो रेवेन्यू, एंड दिस आई एम सेइंग लेट्स से BSE 500 एक्सक्लूडिंग BFSI, तो रेवेन्यू ग्रोथ 6-7% की रही है, बट इफ यू लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ, इट इज इनफैक्ट नेगेटिव।
वो माइनस 10-12% है। अगेन रिजल्ट सो फार BSE 500 एक्सक्लूडिंग BFSI। BFSI जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यू ग्रोथ है 6% वो 9% हो जाएगा, और जो प्रॉफिट डिक्लाइन है -12 वो विल बी मोर लाइक +9%। बट यू आर राइट, मार्जिन सरप्राइज की गुंजाइश बहुत कम है। ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंडिया ने जूस अप कर लिया है द एंटायर ऑपरेटिंग लेवरेज, and the cost pressures are rising every day. So clearly revenue growth बहुत बड़ा पैरामीटर बन जाएगा going forward, and उसके अंदर volume growth, SSG growth, that again becomes an important point, and पिछले क्वार्टर भी काफी जगह डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिली। ओके बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।